हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, आपकी एग्जाम आ गई है बहुत नजदीक। आज हो गया आपका 28 और कल से 29 हो जाएगा। 10 दिन के अंदर, मतलब आपके 10 से 12 दिन बचे हैं एग्जाम में। और अभी जो आपको रामबाण इलाज होगा आपके लिए, वो होगा जी क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। यानी कि अगर आप सारे 20 यूनिट के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपकी एग्जाम डबल बूस्टअप हो जाएगी। नहीं, हाँ जी सर। तो इसी एग्जाम की सीरीज को और बढ़िया करने के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को डबल करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। तो आपको क्या मिलने वाला है अगले 10 दिन में हम लोग 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्या क्लास, और वहां पे करेंगे क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, है ना जी। आइए, तो सबसे पहले आप ये नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं ये सारा क्वेश्चंस आपको डाल दिया करूंगा। नहीं, हाँ जी सर। और ये सारा चीज आपको कर लेना है। प्लस अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी तरीके से कोई डाउट हो रहा हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या, तो कह रहा है वेलकम टू द सीरीज ऑफ 10 डे 1000 एमसीक्यूज। 1000 के एमसीक्यूज 10 दिन में आपके कंप्लीट होंगे भाई नेट वाला भैया, यानी कि मैं। और कब के लिए सर, टारगेट जून 2023, जो अभी एग्जाम 12 दिन में होने वाला है उसके लिए। तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस। ठीक है जी, 20 यूनिट इंटू 50 टोटल हो जाएंगे 1000 क्वेश्चंस। और अगर आपने ये 1000 क्वेश्चंस कर लिया तो आप भाई साहब आपकी जो एग्जाम की जो अपग्रेडेशन होगी ना, वो गजब लेवल की होगी, बहुत ज्यादा ही अच्छे लेवल होगी। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए, कहाँ, अच्छा ये कितने बजे मिलेगा सर, तो पेपर 1 का सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, और पेपर 2 का रात के 8 बजे से 9 बजे तक। ये आपको 50 से 60 क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चन आपको हर दिन मिलेंगे आपके अपने नेट वाले भैया चैनल पे। चलिए आइए, अब हम लोग लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्वेश्चंस में। नहीं, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। आइए एक एक करके इसकी चर्चा भी करते हैं और आराम से इस क्वेश्चन को डील भी करते हैं। आइए जी, देखिए सबसे पहला चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं ना आप, तो उसको पहले आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसके घर जाना है आपको हड़बड़ी करके, हैं कहीं जाना है, नहीं जाना है सर। तो आराम से ये क्वेश्चन सीखे करके पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो भाई साहब एग्जाम में इजी हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ जी सर। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस के लिए कौन सा जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए वो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। लर्निंग का प्रोसेस मतलब सर जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग सीखते हैं, नहीं तो वो होता है लर्निंग का प्रोसेस। आइए पहला नंबर कह रहा है रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसको हमको याद करना, ठीक है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट इन एग्जामिनेशन। ऐसा है क्या, लर्निंग ये होती है। आप ही बताओ कि क्या कोई मान लो कोई आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको रटना और उसको एग्जाम में जाके लिख देना, क्या असल लर्निंग है? नहीं सर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये लर्निंग का पार्ट नहीं है, ये तो आपका रोट वाला काम है। रियल प्रोसेस ऑफ लर्निंग का मतलब होता है आप अच्छे तरीके से उसको समझो और इस तरीके से समझो कि भाई उसका आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा सर, पहला तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये ए खत्म। तो ए कहां है, देखिए ए इसमें है, तो ये खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन अ नोवेल पैटर्न। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि आप अगर कोई नया और पुराना एक्सपीरियंस करते हो तो उसको नोवेल के पैटर्न में आप रिजल्ट दे सकते हैं, कुछ नया आप लिख सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर आप नॉलेज दे सकते हैं। तो ये आपका लर्निंग का प्रोसेस हो गया। चलिए बी हो जाएगा। तो बी किसमें है, पहले इसको देख लीजिए, उसको रखेंगे, बाकी हटा देंगे। तो बी इसमें भी और इसमें भी, इसको हटा दीजिए, है ना। बात समझ में आई, है ना। हाँ जी सर। तो 1 और 3 चला गया, बचा बी सी डी और ई। तो भैया बी सी डी तीनों में है, हमको सी डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सी डी दोनों में है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टली ई।
ई में क्या कहता है, देखिए बनाने का क्वेश्चंस बनाने का तरीका भी है कि जरूरत नहीं है आप सारा चीज पढ़ो, लेकिन देखो ऐसे ही बनेगा। सी ई क्या कहता है, कहता है प्रिपेयरिंग ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ऐसा है क्या, लर्निंग कभी भी सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए होती है? नहीं सर। ई भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि बी और ई जिसमें ए और ई जिसमें नहीं है उसको काट दीजिए। तो सर ई इसमें भी नहीं है, तो आंसर खुद ही निकल के बोल रहा है क्या है सर, आंसर इज बी सी एंड डी। ये देखिए, तो अभी आप पहले इस क्वेश्चन पे थोड़ा 1 मिनट में टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बन गया सर, आपको क्या करना था, आपको या तो सही वाला निकाल लीजिए या गलत वाला निकाल लीजिए। आंसर्स बनाने का यही तरीका होता है, इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप गलत वाला निकाल लोगे तो भाई साहब जैसे गलत एक निकाले उसको मैंने एक काट के हटा दिया, फिर आप देखो बी निकाल लिया, बी मैंने देखा कि नहीं बी सही है, तो सही वाला बी जो बी था उसमें रख लिया, तो सी को काट के निकाल दिया, सी डी जिसमें सी बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, बी को रख लिया पहले मैंने, और बी के बाद जो जिसमें बी नहीं था उसको हटा दिया, तो ये और ये पहले हट गया। हाँ जी सर। अब देखा मैं कि बी किसमें किसमें है, तो जो इसमें बी होगा वही आंसर होगा, तो ये और ये बी देखा। अब बी के साथ मैंने कॉमन मैच कर लिया कि सेकंड नंबर और 4 नंबर में कॉमन टर्म कौन कौन सा है, तो बी सी डी इसमें भी था, बी सी डी इसमें था, तो बी तो ऑलरेडी हमने पढ़ के निकाल ही लिया था कि ये सही आंसर है, सी और डी दोनों में है तो ये आंसर होगा ही होगा। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली ई पे फोकस किया, सी और डी को नजर भी नहीं लगाया कि भाई होगा या नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ही आप आंसर कीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, आइए आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहा, एक बार आप देखिए फिर मैं बताता हूं। देखिए क्या कहता है, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। बिल्कुल सही बात है भाई, जब किसी का आप टीचर किसी की असेसमेंट करता है या सेल्फ असेसमेंट भी आप करते हो तो आप लर्न करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बात कर रहे हो सर, फॉर्मेटिव असेसमेंट जब होता है तो फीडबैक ही तो दिया जाता है, तभी तो हम सीखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास होता है, जब बच्चों को कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होती तो टीचर क्या करते हैं, उसको फीडबैक देते हैं, बच्चा देखो ऐसे ऐसे चीजें ये होंगी, फिर समझाते हैं। इसमें तो फीडबैक कंपलसरी है, तो पहला सही और दूसरा क्या गलत, क्या हो गया जी, पहला सही और दूसरा गलत। आइए आंसर इज थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये ध्यान में थोड़ा देखिएगा। आइए कह रहा है देखिए थोड़ी सी मेरी तबियत खराब है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल टू बी इंश्योर्ड व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तो आपको किस किस चीज को जरूरत पड़ती है, क्या क्या एसेंशियल्स है आपके लिए, तो ये बताइए। तो क्योंकि यही यहाँ पूछ रहा है, बोल रहा भाई साहब जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। सर प्रोक्टर्ड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, थोड़ा एनवायरनमेंट आपका प्रोक्टर्ड होना ही चाहिए। दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट वही है या नहीं, ये भी बात सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही। ऑथेंटिकेशन ऑफ पेरेंट्स, हम एग्जाम दे रहे भाई, मेरे पापा और मम्मा से क्या मतलब है उसको, तो ये तो गलत हो गया भाई। सी जिसमें उसको हटा दीजिए। देखिए किसमें सी है सर, ये थर्ड वाले में सी है, इसको हटा दीजिए, बात खत्म। अब चलिए उसके बाद बोला डी क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। हाँ ये बात भी सही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो करना पड़ेगा क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे ही तो अपना सारा काम है। हाँ जी सर। उसके बाद क्या नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आंसर शीट विद द प्रॉपर नंबरिंग फॉर राइटिंग आंसर। सर जब ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो आंसर शीट और उसका नंबरिंग के क्या मतलब है, इसमें भाई उल्लू बना के रखा है। चलिए तो ई वाला भी खत्म, मतलब ई नहीं होगा, तो ई किस में देखिए, ई तो सर ऐसे भी किसी में नहीं है, तो ए बी और डी आंसर क्या हो गया 4। ये देखिए आंसर क्या हो गया, ए बी डी, ये आंसर हो गया, ये देखिए आपका आंसर। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से समझिएगा एक एक करके, है ना। कह रहा है मल्टीपल असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या उसी समय तो हम लोग क्या करते हैं,
सर बच्चे का असेसमेंट करते हैं फॉर्मेटिव में, नहीं कि भाई तुम कितना जानते हो, सीख रहे हो, कितना हम जो पढ़ाए वो सीखा कि नहीं सीखा। फिर उस बेसिस पर हम अगर फिर बच्चे को चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, जहां पे वो नहीं सीखा तो फिर से हम उसको बताते हैं, और फाइनली जाके लास्ट एंड द एंड सबमिटिव असेसमेंट होता है। तो मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट तो लगाना चाहिए, ये बात तो सही है। दूसरा देखिए रीजन क्या बोल रहा है, कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्रेडिट के लिए नहीं होता है, सबमिटिव असेसमेंट क्रेडिट के लिए होता है, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम होता है अपना। और ये जो है ये फाइनल एग्जाम है क्या, नहीं सर ये फाइनल एग्जाम तो नहीं है। तो देखिए ए तो करेक्ट, आर क्या है इनकरेक्ट, यानी कि नो करेक्ट, आंसर इज हो जाएगा थर्ड। ये देखिए दिया हुआ है ना आपका थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ जी सर आइए, ये देखिएगा क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार आप देखिए फिर मैं देखता हूं। कह रहा है फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, क्या बोल रहा है, फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए सर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है वो नीचे दिया गया है, आप इसको देख के बताइएगा, ठीक है। बात समझ में आई। हाँ जी सर। कह रहा है टीचर मस्ट आस्क हिज हर स्टूडेंट्स अबाउट द अदर टीचर्स टीचिंग मेथोडोलॉजी। नहीं, बिल्कुल गलत बात। एक टीचर को कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए कि उनके टीचर्स क्या कर रहे हैं, कैसे क्या है, उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे है। ये बच्चे फिर आपको दिक्कत कर देंगे, और खासकर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ए तो गलत हो जाएगा सर, ए तो नहीं होगा। चलिए ए काट दिए, ए कहां है, ए यहां भी है और ये यहां भी है, काट दीजिए सर। अब देखिए बी और सी, दो और 3 में सी कॉमन है ना, तो सी को छोड़ दीजिए, बी और डी को पढ़ लीजिए। चलिए सी को तो छोड़ देना होगा, मेरे लिए इजी है। हाँ जी सर, सी बी को पढ़िए। कह रहा है टीचर मस्ट फील इनवियस अबाउट द अदर टीचर्स प्रोफेशनल अचीवमेंट। क्या बात कर रहे हो, जेलसी, इनवियस का मतलब होता है जेलसी फील करना। एक टीचर को जेलस फील करना चाहिए जब आप एनवायरनमेंट बना रहे हो प्रोफेशनल, तो नहीं, बिल्कुल बी भी गलत हो गया। तो जब बी भी गलत हो गया तो इसको हटा दीजिए, आंसर खुद निकल के, डी बोलने का जरूरत भी नहीं है, पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, खुद निकल के आएगा। वैसे डी में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सीनियर टीचर मस्ट इनकरेज जूनियर टीचर टू कंट्रीब्यूट रिसर्च एंड अदर एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये बिल्कुल सही बात है कि एक सीनियर टीचर को हमेशा जूनियर टीचर को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई तुम रिसर्च में काम करो और अदर एक्टिविटीज को ध्यान में रखो। तो ये सही हो गया, आंसर इज थर्ड, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर आइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया गया। देखिए क्या है 2 स्टेटमेंट है, कह रहा है कंडीशनड वर्ड। कंडीशन वर्ड्स मतलब सर कुछ ऐसा वर्ड्स जो आपका रिलैक्सेशन दे। नहीं, देखिए ध्यान से, कह रहा है कंडीशंस वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू रिवाइव एन ओल्ड इमोशंस एंड इररिलेवेंट सिचुएशंस। बिल्कुल सही, कंडीशंस वर्ड्स जो होते हैं वो रिलैक्सेशन वर्ड्स होते हैं जो आपको रिवाइव करने में हेल्प करते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है स्टीरियोटाइप डू नॉट हैव इमोशनल कॉलर रिलेटेड विद द सुपीरियरिटी फीलिंग्स विद द अदर क्लास ग्रुप। ऐसा नहीं है, स्टीरियोटाइप एक ऐसा मतलब जजमेंट बना लेना किसी भी ग्रुप को, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास, लो क्लास, कुछ भी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम एक नेगेटिव या पॉजिटिव जजमेंट जो बना देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि पहला सही और दूसरा गलत, तो यानी हो जाएगा जी थर्ड, ठीक है, थर्ड हो जाएगा जी। देखिए क्या बोला, कंडीशन वर्ड मतलब रिलैक्सेशन वर्ड्स, और स्टीरियोटाइप मीन अ फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन थिंग व्हिच इज ऑफन नॉट ओनली ट्रू इन रियलिटी। जो रियलिटी नहीं है, हम लोग अपने को खुद में अजम्पशन बना ले रहे हैं, बोला जो किसी व्यक्ति के या वस्तु के विषय में रूढ़ी, घिसी या पिटी धारणा, कोई अपना धारणा होता है ना वो, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या थर्ड हो गया, देख लीजिए, है ना। अब ये चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज फॉर अ टीचर, क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज फॉर अ टीचर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग हिज और हर स्टूडेंट हैविंग सम मेंटल हेल्थ इशू। अब एक बात बताइए, जब इसको मेंटल हेल्थ इशू है तो कौन क्या क्या चीज एक टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी मेन क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो देखिए सर, जब एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ फेस कर रहा है ना, तो जेन्युइननेस होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी और जेन्युइननेस होना चाहिए। और जजमेंटल, सर क्या बात करो, बी गलत है, जजमेंटल कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जब एक स्टूडेंट कुछ मेंटल इश्यू फेस कर रहा है तो भाई साहब जेन्युइन रहिए उसके साथ, बल्कि जजमेंट मत होइए, जजमेंटल मत बनिए। तो पहले बी हटा दीजिए, ये इसमें खत्म, ये इसमें खत्म, बी नहीं होगा तो बी खत्म। अब बचे सी,
कॉन्फिडेंशियलिटी, अच्छा देखिए वो कॉन्फिडेंस वाला नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल मतलब कि आपको छुपा के रखना चाहिए, वो ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए वो चीज को, तो ये तो होगा ही। तो सर ए और सी आंसर हो गया, देख लीजिए ए और सी, क्योंकि डी हमको दिख रहा था ए और डी और ए और सी, तो सी ही मिल गया, तो ए और सी आंसर, डी क्या हो गया गलत। चलिए ए और सी क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, है ना। ये देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर। एक गुण नहीं है किसका, अच्छा टीचर का, एक कोई इनमें से एक गुण नहीं है। कौन सा है दिखेगा तो सर, कौन सा गुण नहीं है बताइएगा। कह रहा फुल कमांड ओवर सब्जेक्ट, ऐसा है क्या, ये तो अच्छा गुण है। ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फॉर ऑल स्टूडेंट आइडेंटिकली, सर यही बात है, ये बात ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर अगर हम सबकी बौद्धिक क्षमता को एक जैसा समझेंगे, सब स्टूडेंट को एक जैसा समझेंगे, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। जो थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट है वो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया सर, आंसर हो गया आपका सेकंड, ठीक है जी। आइए सेकंड आंसर हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा, ये ना कुछ गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखें सर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा डर लग रहा है, कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो है वो बड़ा मजेदार है, आइए पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, विच विल यू रेट एज ए गुड 21st सेंचुरी टीचर। अच्छा, आप ये जो 4-5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 5 तरह के टीचर हैं, इन पांचों टीचर में 21st सेंचुरी का टीचर आप किसको कहोगे और किसको रैंक दोगे, उसकी बात यहां करी गई है। आइए चलिए देखते हैं कौन सा टीचर है। कह रहा मेक नोट्स फ्रॉम वेरियस बुक्स एंड शेयर द जेरॉक्स कॉपी ऑफ नोट्स टू द स्टूडेंट टू द लर्नर। 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं होता, ये तो आदम जमाना वाला चीज हो गया। तो सबसे पहले ए वाला क्या करिए, ए को तो हटा दीजिए सर, ए गया, ठीक है ना, तो ए किसमें था, ये तो गया। अब चलिए बी नंबर पे चलते हैं, टीचर बी पे। कह रहा यूजेज, एक मिनट, कह रहा यूजेज प्रेजेंटेशन टूल्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फॉलोड बाय डिस्कशन। हाँ ये हो सकता है, तो बी होगा। तो सर बी दोनों में है, तो डी और ई वाला भी हटा दीजिए, क्योंकि अभी इसको तो नहीं, बी तो सब में, तो यही दोनों में आंसर होना चाहिए। हाँ जी सर, नेक्स्ट चले, चलिए सर। कह रहा सी, कह रहा मेक नोट्स एंड राइट द इंफॉर्मेशन ऑन बोर्ड एंड टेल्स अ स्टूडेंट टू कॉपी एंड नोट। लगा, ये भी तो आदम जमाने वाला है कि सर बोर्ड पे हम लिखा दे रहे हैं, उसको आप नोट डाउन करिए और उसको याद करिए, तो ये भी आदम जमाने वाला है, यानी कि सी भी क्या गलत है, तो सी वाला जो है हटा दीजिए। आंसर खुद बोलेगा क्या, भाई मेरा आंसर ये है, ले जाओ ले जाओ, नहीं ऐसे ही बोलेगा, है ना। तो आंसर क्या, बी, डी और ई। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन पढ़िए। कह रहा है फ्लिप्ड क्लासरूम इज ए लर्नर सेंट्रिक इफेक्टिव मॉडल फॉर आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग। बिल्कुल सही। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ही क्या होता है सर, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ही होता है कि आप बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ते हैं। रीजनिंग देखिए, क्या स्टूडेंट लर्न कॉन्सेप्ट्स थ्रू वीडियोस एंड इन द क्लासरूम टीचर गाइडेड डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डन इनटू फेस टू फेस मोड। बिल्कुल सही कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को लर्न करता है वीडियो के थ्रू और क्लासरूम में टीचर गाइड कर देते हैं, डिसीजन देते हैं, प्रॉब्लम जो भी होता है उनको सॉल्व करा देते हैं, कहां, फेस टू फेस। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लर्निंग फ्लिप क्लासरूम बोला और उसी का एग्जांपल नीचे देके बता दिया, तो ए और आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये देखिए पहला नंबर आंसर हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चले सर, चलिए ना सर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, थोड़ा सा और नीचे। हाँ in order to identify individual difference of learners in the class which of the following can be used by a teacher। सर ये तो बड़ा इजी है, जब इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो ना, जब हमें चेक करना हो तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आए? ये देख लीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इफेक्टिव डोमेन। सर इफेक्टिव डोमेन कौन सा है आप बताओ,
तीन तरह का डोमेन हम लोग पढ़े थे, याद है सर? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और सर अफेक्टिव डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन में पहले मैं आपको बता देता हूं तो फिर ज्यादा इजी होगा। कॉग्निटिव डोमेन में ये चीजें थी क्या? कास्ट, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइज, है ना, ये वाला सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। और आई एम पेन साइकोमोटर डोमेन में इमिटेशन, मैनिपुलेशन, है ना, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। आर स्क्वायर VOC इफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेलविंग, ऑर्गेनाइजिंग और कल्चरिंग, ये सारा चीज 5 था ना। सॉरी कैरेक्टराइजेशन, लास्ट में कैरेक्टराइजेशन था। तो इसी में पूछा कि कौन सा इफेक्टिव डोमेन नहीं है। तो देखिए ये आर है सर, ए था क्या? आर स्क्वायर VOC में कहां ए आएगा? देखो तो नहीं आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। बी तो है वैल्यूइंग और ऑर्गेनाइजिंग भी है, सी फॉर कैरेक्टराइजेशन भी, तो आर स्क्वायर और रिस्पॉन्डिंग भी, तो ए नहीं है इसमें, तो इसीलिए ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर एनालाइजिंग होगा। क्लियर है बात? हाँ जी। देखिए जी, अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि क्वेश्चन कहेगा आपसे कि भाई मेरा आंसर ये है, ले लो, है ऐसे कहेगा। कह रहा देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट CBCS। CBCS के बारे में कौन सा गलत है? कह रहा CBCS इज अ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड चॉइसेस फॉर इलेक्टिव एंड ऑप्शनल टू द स्टूडेंट। बिल्कुल CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किसके लिए? इलेक्टिव के लिए। दूसरा देखिए, कह रहा CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द ऑनलाइन प्रोग्राम्स। क्या बात कर रहे हो सर? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए हो सकता है ना? ऑनलाइन के थोड़ी है, CBCS ऑफलाइन के लिए है ना? हाँ जी सर, तो ये क्या है सर? आंसर हो जाएगा सेकेंड, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा है which one of the following need to be inculcated for developing 21st century skills of a student by a teacher। जब एक टीचर के द्वारा 21st century skills में क्या इनकलकेट करना है, क्या जरूरत है, उसकी चर्चा करनी है यहाँ। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखिए इन क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चीज तो होना बहुत जरूरी है, तो ए तो होगा सर रोट लर्निंग, नहीं सर बी नहीं होगा, बी को हटाइए पहले सर, ये नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग होगा सर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगा सर, लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन ओनली, नहीं नहीं लर्निंग ओनली फॉर एग्जामिनेशन नहीं सर, लर्निंग हम लोग क्या सिर्फ एग्जाम पास करने का करते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो ई हटा दीजिए, यहाँ भी ई हट गया, और ABCD आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर इज थर्ड। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, ये देखिए AC और D। चलिए नेक्स्ट चलें, आ जाइए जी। ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएबिलिटीज, किस डिसएबिलिटीज की बात कर रहा है ये? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएबिलिटीज लर्नर डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी एंड फ्रैक्शंस। देखो फ्रैक्शंस की बात आ गई, मतलब मैथ्स की बात कर रहा है। तो ये 4 वर्ड हैं, अधिकतर बहुत बार, पिछला बार तो बहुत पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन में, डायलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से याद रखना मैथ, जहां भी कैलकुलेट करने की बात आ जाए तो डिसकैलकुलिया इज आंसर। अब इसका मैं आपको ना एक चार्ट दिखाता हूं, इसको पढ़ा देता हूं तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ये देखिए डायलेक्सिया बोलते हैं जब रीडिंग प्रॉब्लम हो आपको, है ना। डिसकैलकुलिया बोलते हैं जब मैथ्स में आपको प्रॉब्लम हो। डिस्ग्राफिया बोलते हैं जब आपको राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो। और डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं जब मोटर स्किल में प्रॉब्लम हो। और डिस्फेजिया बोलते हैं या फेसिया बोलते हैं जब लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं, ये क्या इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोला जाता है किसको? इंटरप्रेटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को। तो इसको याद रखिएगा। देखिए डिसकैलकुलेशन मैथ है ना, मैथ से रिलेटेड। अब मैथ से रिलेटेड किसी पूछ देगा सवाल कि भाई किसी को ना हम मल्टीपल करना नहीं आता है, किसी को ना टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये मैथ्स है और मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब उसको क्या है? डिसकैलकुलिया है। बात समझ में आई? अगर उसको रीडिंग से प्रॉब्लम है, पूछ देगा कि एक बंदा है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसको क्या प्रॉब्लम है? डायलेक्सिया है। और अगर पूछ देगा सवाल कि भाई बताओ किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी कौन सी बीमारी है, तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ये याद रख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब क्वेश्चन चले, आइए सर नेक्स्ट चले। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आई कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव। अब क्लासरूम को टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे बात बता दीजिए। चलिए कह रहा है यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग एड, बिल्कुल सही, इसको करना ही पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, सर ये भी हो,
और आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एंड मेमोराइज। क्या बात कर रहे हो सर, हमको स्टूडेंट को राइट और मेमोराइज करने के लिए बोलना पड़ेगा, तो ये इफेक्टिव थोड़ी हो गया, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। तो सी वाला गलत हो गया, तो पहले सी वाला किसमें हटा दो सर, इसमें भी सी, इसमें भी सी, और सी तो एक में ये नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखो ए बी डी, तो डी और ई को चेक करो फटाक से। क्या कह रहा है, डिस्कशन इन क्लासरूम, हाँ ये भी इफेक्टिव है, और यूजिंग मल्टीमीडिया टूल्स ये भी है। तो ए बी और डी ई ये हो गया क्या आपका आंसर। चलिए ये देख लिया आंसर क्या हो गया, सेकंड ए बी डी ई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। हाँ जी सर बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव टीचिंग। ये देखिए ये ना इतना एक वक्त में आया है ना, मतलब भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका कितना इंपैक्ट है। की बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर। सर की बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जब एक टीचर का मेन इंपैक्ट पड़ता है ना, टीचिंग जो कराता है उसमें मेन इंपैक्ट। और सर एक होता है आपका सपोर्ट बिहेवियर है ना, या हेल्पिंग बिहेवियर बोल सकते हैं उसको, जहां पे टीचर हेल्प चीजें जो पढ़ाता है तो वो ऐसे बिहेवियर जिससे वो उसकी हेल्प होती है, तो वो बात कर रहा है। आइए तो इसमें ना जब की बिहेवियर की बात करें तो हमें वर्ड्स याद रखना है, लाइट्स। क्या बात याद रखना है जी, LITES, ठीक है लाइट्स। अभी हम आगे देखेंगे, पहले एक बार देख लें तब आपको आंसर समझ में आएगा, या फिर छोड़िए आंसर मत देखिए, ये देखिए ठीक है। एक जरा और थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, आज देखिए तो लेसन देखिए की बिहेवियर क्या हो गया, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस और स्टूडेंट सक्सेस रेट। बाकी हेल्पिंग बिहेवियर हो गया, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज और कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोविंग और टीचर इफेक्ट। तो ये LITES याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको एक भी याद रहा तो दोनों निकाल लीजिएगा। तो क्या पूछा सर, की बिहेवियर पूछा, तो सबसे पहले क्या लेसन क्लैरिटी है था सर, इसमें बिल्कुल था सर। फिर बी क्वेश्चनिंग, नहीं ये नहीं था, इसको काट दीजिए, बी हटाइए, बी वाला जितना जितना हटाइए आंसर खुद निकल जाएगा। ये और ये देख लीजिए, ए डी और ई आंसर आपका हो गया है ना, ए डी और ई, ये देखिए दिख रहा है आपको। हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चले सर, बिल्कुल चलिए सर, आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। हाँ कह रहा है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच कंसीडर डायलॉजिक टीचिंग। अब डायलॉजिक टीचिंग में सर जब भी बात करें तो डायलॉग वाला बात है कि जब बोल के बता रहा हो तो सर उसके लिए एक ट्यूटोरियल है, एक ग्रुप डिस्कशन से, ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा 1। जब भी डायलॉजिक टीचिंग हो ट्यूटोरियल और ग्रुप डिस्कशन को जरूर कंसिडर करना है, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए ये देखिए CD which will be the correct hierarchical sequence of the following types of learning। हाँ ये पढ़ना बहुत जरूरी है सर। ये क्या है सर, गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग की बात करा इसने, है ना, गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग याद है सर, वो वाला था ना, एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मैंने बताया है, जब मैं टीचिंग के लेक्चर्स डाल रखा है यूट्यूब में, उसमें मैंने जब मॉडल्स बता रहा था तो मैं ये चीज आपको बता रहा था, उससे ये क्वेश्चंस बन जाएगा। देखिए सबसे पहले एसएस मतलब एस, तो ऐसे क्या है साइन लर्निंग बी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बी, ठीक है। पहला बी किसी में और था नहीं, इसे एक ही बार में ऐसा निकल गया, फिर भी मैं आपको टोटल मिला के बता रहा हूं। एसएस ने सीवी से, एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके, है ना, प्रॉब्लम से रूल निकाला, और सॉरी कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट, देख लिया डिस्क्रिमिनेट, ये आ गया, ए हो गया, डिस्क्रिमिनेट करके प्रॉब्लम से रूल निकाला, मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट से रूल निकाला, सॉरी कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या बी ए, फिर कॉन्सेप्ट सी, फिर क्या ई, और फिर डी लास्ट में। आई आपको हो जाएगा पहला नंबर आंसर। ये देखिएगा अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग नीचे से ऊपर जाता है। देखिए एस फॉर सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस लर्निंग, फिर चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल और प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने बोला एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बात समझ में आया? हाँ जी सर। चलिए हम नेक्स्ट चलें, आइए सर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन द क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या आएगा सर बताइए तो।
सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या, जो क्लास के दौरान होता है। आइए, कह रहा है द टीचर आस्क क्वेश्चन टू इलिसिट क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, क्लासरूम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आंसर सही है। कह रहा है द टीचर स्पेसिफाई द लेवल ऑफ मास्टरी अटेंड बाय स्टूडेंट, क्या सर अब लेवल ऑफ मास्टरी के लिए सर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करेंगे, ये तो टीचर का तो नुकसान है ना भाई, नुकसान इन द सेंस कि अपना आपको मास्टरी बच्चों के साथ ही क्यों दिखाना है, तो ये तो गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। चलिए बी वाला पहले काट दीजिए, कितना बी में है देखिए, यहां भी बी, यहां भी गया। अब दोनों में कॉमन क्या, ए और सॉरी सी डी दोनों में कॉमन है, दूसरा और चौथा में, तो ए और ई में देख लीजिए, ए सही था तो आंसर ऑलरेडी ए सी डी हो गया, आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। बात समझ में आया, आंसर क्या ए सी और डी, ऐसे ही बनता है आंसर। आप एक दो सही कर जान गए ना तो आंसर ऐसे निकल जाएगा। देख लो, मैंने ए बोला सही है, बी बोला गलत है, इसी से सारा मैंने निकाल दिया, जो बी गलत था मैंने बी को काट दिया, ये कट गया। अब मैंने बोला ए सही है, देख लो एक किसमें इसके बाद बचा हुआ है तो ए सही है, इसी में बचा हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। सी डी तो दोनों में कॉमन था, है ना। हाँ जी सर, चलिए अब नेक्स्ट चलें, ए सी डी आंसर। नेक्स्ट चलें 21, कह रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग किस पे डिपेंड करता है, टीचिंग का इफेक्टिवनेस क्वालिफिकेशन पे कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर क्वालिफाई हो या ना हो, अगर आपको पढ़ाने लायक है, आपको वो समझा दे रहा है चीजों को, तो फिर बढ़िया है। हैंडराइटिंग कभी नहीं, मेरा तो वाहियात है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। पर्सनालिटी ऑफ टीचर, ये भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, एबिलिटी ऑफ टीचर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपके पास है कि नहीं, ये ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो आंसर इज 4, क्या हो गया जी 4, है ना। चलिए नेक्स्ट चले, आइए क्वेश्चन नंबर 22, है ना। आइए 22 में चलते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है केमिस्ट्री टीचर इज लर्निंग मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस, विच टाइप ऑफ लर्निंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो देखिए टीचर तो है केमिस्ट्री का, लेकिन पढ़ क्या रहा है सर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, किसके लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस के, लर्न करने के लिए। तो क्या फॉर्मल एजुकेशन है, नहीं सर, फॉर्मल रहता तो केमिस्ट्री से रिलेटेड अपना कुछ काम करता है कॉलेज में, इनफॉर्मल रहता तो मम्मी पापा वाला बातचीत को इनफॉर्मल बोलते हैं, जो वहां से ज्ञान मिलता है। फिर नॉन फॉर्मल, हाँ सर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्यों, क्योंकि ये अपने फील्ड से अलग जाके काम कर रहा है। ऑफलाइन एजुकेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बात समझ में आया, आ जाइए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चले, आइए सर। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेट दिया गया है, क्या बोल रहा है, दोनों स्टेटमेंट के बारे में देखिएगा, है ना। कह रहा है यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ यूज्ड केयरफुली। ऐसा थोड़ी है सर कि आपका टीचिंग को रिप्लेस कर देगा। मान लो मैंने ये सारा चीज पेंटेव ले लिया, ये ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक सब ले लिया, तो क्या ये टीचिंग को रिप्लेस कर देगा, मेरे को रिप्लेस कर देगा, नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन मेथड्स आर इफेक्टिव सप्लीमेंट्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। हाँ, ये क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हो सकता है कि मैं घर बैठे बैठे आप सबको पढ़ा रहा हूं, ये बड़ा सही है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि 4 नंबर आंसर हो गया। आइए क्या हो गया, 4 नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टीचर इज ए पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक्स। ओके, परसेंटाइल रैंक्स से आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मैंने पढ़ाया है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस। जब नॉर्म रेफरेंस की बात की जाती है तो रैंक की बात की जाती है, परसेंटाइल रैंक की, और जब क्राइटेरिया की बात की जाती है तो परसेंटेज की बात की जाती है। तो आंसर तो ऑलरेडी हो गया क्या, नॉर्म रेफरेंस। आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें, आइए सर। कह रहा फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट आर प्रोसेस टाइप रादर देन कंटेंट टाइप। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चन होता है, एक को बोलते हैं प्रोसेस टाइप, एक को बोलते हैं कंटेंट टाइप। ठीक है, प्रोसेस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, और जो कंटेंट टाइप होते हैं वो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब आपका जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस है ना। आइए तो सबसे पहले क्या सर, जो प्रोसेस टाइप पूछा है तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, और हाई ऑर्डर क्वेश्चन हो जाएगा, ए सी और ई। आंसर इज फर्स्ट। अब सर कंटेंट की बात पूछा है तो फैक्ट बेस्ड और लो ऑर्डर क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंसर आगे तो पता लिखिए, ये दिया गया चार्ट मैंने दे रखा है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर, सॉरी लो ऑर्डर और ये हाई, क्या बोल रहा हूं मैं, ये लो ऑर्डर और ये हाई ऑर्डर है ना। इसको देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, चलिए आंसर पहला आपको बता दिया, ए सी और ई। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ अर्निंग क्रेडिट्स फ्रॉम ऑप्शनल एंड इलेक्टिव
courses was introduced in higher education institute by which of the following? अब से एक बात बताइए सर, आपको पता है कि हायर एजुकेशन में आपका अर्निंग क्रेडिट्स का एक चीज आया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तो बाद में आया, पहले तो सीबीसीएस था। सर सीबीसीएस इज द आंसर। आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चले। हाँ जी सर, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। आई क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर, जब आप एक लेक्चर दे रहे हो, देयर इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय स्टूडेंट इन द क्लास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन बाय टीचर। बड़ा जब आप क्लास में लेक्चर दे रहे हो तो कुछ लोग स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कहता है पहला ऑप्शन है पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, पनिश उसको पनिशमेंट दे देंगे। दूसरा बोल रहा है इग्नोर करिए और कंटिन्यू करिए। तीसरा बोले रिपोर्ट टू लीव एंड रिपोर्ट टू हेड द इंस्टीट्यूशन। और चौथा कह रहा है कि टॉक टू द स्टूडेंट्स कॉजिंग डिस्टर्बेंस एंड मोटिवेट देम टू फॉर लर्निंग। हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। ज्यादा अच्छा ये है कि भाई आप उससे बात करिए कि भाई बच्चा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, पढ़ो कुछ अच्छा कर लोगे जिंदगी में, वही अच्छी बात है। तो ये बात सही हो गया, आंसर इसका हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें। आइए सर, कह रहा है which of the following would most likely be considered unacceptable use of information by a teacher। तो बोल रहा है कौन सा सबसे ज्यादा अनएक्सेप्टेबल होगा टीचर के लिए जो इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि कौन सा इंफॉर्मेशन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है बीइंग अ टीचर। तो आइए पहला ऑप्शन देखिए, क्या है यूजिंग द स्कूल डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस टू डिटरमाइन जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन लोकल स्कूल। हाँ लोकल स्कूल में ये डेटा को आप यूज कर सकते हैं कि भाई साहब कितना मेल कितना फीमेल है ये देखने के लिए, ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ एन क्लासरूम कंप्यूटर टू ऑडिट स्टूडेंट इंटरनेट इशू। हाँ ये भी बात सही है कि ऑडिट करने के लिए कि भाई इंटरनेट यूज से कितना खराब अच्छा रिजल्ट हो रहा है, आप डेटा को यूज कर सकते हैं, ये बात भी ठीक। कह रहा है यूजिंग स्टूडेंट पर्सनल डेटा टू क्रिएट मेलिंग फॉर लोकल चैरिटी। नहीं सर ये इसके लिए काम नहीं कर सकते, स्टूडेंट के लिए आप लोकल चैरिटी वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए नहीं है, आप स्टूडेंट का डेटा को ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो आंसर इज थर्ड। बाकी चीज का तो इन्फॉर्मेशन आप लेके स्टूडेंट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये भलाई का काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चले 29, ये देखिए थर्ड 28 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है in which of the following teacher models the learner is mostly self-directed and is responsible for his or own learning। देखिए मोस्टली को मैंने इसलिए हाईलाइट किया पहले से ही, क्यों हाईलाइट किया पता है, क्योंकि यहां अगर फुल्ली सेल्फ डायरेक्टेड बोल देता तो भाई साहब इसका आंसर हो जाता क्या, ह्यूटागोजी। लेकिन अगर यहां इसने बोल दिया मोस्टली, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड है, थोड़ा बहुत सपोर्ट टीचर का भी ले रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंड्रागोगिकल। पेडागोगिकल में पूरी तरीके से टीचर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है बच्चा को, इसीलिए इसको मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल भी कहा गया है। बात समझ में आया एंड्रागोगी का आंसर क्यों हुआ? हाँ जी सर। तो फुल्ली अगर जहां बात कर दिया फुल्ली सेल्फ सेंटर तो ह्यूटागोजी हो जाता, लेकिन मोस्टली बोला तो इसलिए एंड्रागोगी इसका आंसर हो गया। चलिए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है, कह रहा वेयर डू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, इवैल्यूएशन टेक प्लेस एज पर द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब देखिए ट्रेडिशनल मॉडल अगर क्लासरूम टीचिंग का अपना रहे हैं तो भाई वहां क्रिएटिविटी क्या, बोर्ड पर लिखाना था, पढ़ाना था, चॉक एंड टॉक मेथड था। लेकिन जब इसके ट्रेडिशनल मेथड में ही आपको क्रिएटिविटी दिखानी है तो आपको क्लास के बाहर ले जाना पड़ेगा बच्चों को, तब वो चीज आप क्रिएटिविटी दिखा पाओगे। तो आंसर इज 1। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए। कितना पे चलिए सर? 31 पे। कह रहा स्टूडेंट इज अ स्लो लर्नर, व्हाट स्ट्रेटजी कैन टीचर एम्प्लॉय फॉर हिम और हर। एक देखिए एक टीचर है और टीचर के साथ जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लो पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट वो टीचर क्या करेगा, वो टीचर देखिए क्या बोल रहा है, पूरा प्रोवाइड वीडियो लेक्चर फॉर द ऑफ द टॉपिक। अब इसको रहने देते हैं। नो नीड टू फैसिलिटेट हिम, ऐसा थोड़ी है, बच्चा को कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कमजोर है उसको जरूर पढ़ाना चाहिए। टेल हिम हर टू लर्न हिज ओन, ऐसा थोड़ी आप खुद से बोल देंगे बच्चा तुम खुद से पढ़ लो, ऐसा भी नहीं, ये गलत है। टेल हिम हर टू प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन का तो कभी बोल ही नहीं सकते आप, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। तो आंसर क्या होगा, प्रोवाइड वीडियो लेक्चर ऑफ द टॉपिक। तो भाई एक टीचर को वीडियो लेक्चर दे देना चाहिए, बच्चे को जब मिले, जब जितना टाइम मिले आप देखते रहो। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर मिलते रहेगा, आप हमेशा देखते रहो, कभी भी किसी भी समय में दिक्कत नहीं होगी। चलिए
अब क्या आंसर हो गया पहला। अब क्या 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो असर्शन क्या बोल रहा है, टीचर मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। टीचर क्या बोल रहा है, सॉरी ये असर्शन क्या बोल रहा है, टीचर को इनकरेज करना चाहिए कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल सही बात है। आर क्या बोल रहा है, रीजन बट आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। जितना क्वेश्चन बच्चा पूछेगा उसको पढ़ने में उतना मन लगेगा, और जितना मन लगेगा वो उतना अच्छे से काम करेगा। तो ए और आर करेक्ट है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर हो गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। क्या रह गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वही असर्शन रीजन है। कह रहा टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, मतलब बोल रहा है टीचिंग लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव होने के लिए केयरफुली प्लान करना चाहिए, एडिक्वेटली इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, और एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट भी करना चाहिए। तो तीनों काम बिल्कुल सही बोला है, तो असर्शन तो सही है। कह रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज अ प्री रिक्विजिट फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, हाँ बिल्कुल सही। तीनों लेवल ऑफ एजुकेशन जो प्राइमरी मतलब होता है ना, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, तीनों लेवल ऑफ टीचिंग के लिए आपका जरूरी है ना। तो यहाँ भी दोनों सही है, ए आर और आर राइट, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटीज हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। क्या बोला, आईसीटी का जो यूज है कहाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स में यूनिवर्सिटीज में, तो उसका पोटेंशियल क्या है कि आप लर्निंग आउटकम्स को क्या कर सको सर, ऑप्टिमाइज कर सको, है ना। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है ना ज्यादा ना कम, वो वाला काम है, ऑप्टिमाइज कर सको। बात समझ में आई। तो सर ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड द सपोर्ट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल सही, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते ही है इसीलिए इंप्रूवमेंट के लिए, नहीं हाँ जी सर। तो दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ सही है, यानी कि 1 and 2 आर करेक्ट। ये देखिए पहला सही। चलिए अब करते हैं लर्नर सेंटर्ड, आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। तो लर्नर सेंटर्ड कौन सा स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी, देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग सर है, बिल्कुल सही। टीम टीचिंग नहीं सर, ये लर्नर सेंटर्ड नहीं हो सकता, ये टीचर सेंटर्ड हो गया, तो बी तो गलत। चलिए बी को, बी पहले जो बी हटाइए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, है ना। और मैंने बोला पहला ए होगा, तो ए कौन सा है, सी ही में ही है, बाकी सी डी दोनों को में कॉमन है, तो ए सी डी आंसर क्या हो गया, ए सी डी। बताओ एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बाकी सारा बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है देखिए, ठीक है। क्या रहा है, ट्यूटोरियल ग्रुप्स एंड डिस्कशंस, ट्यूटोरियल ग्रुप्स एंड डिस्कशंस, क्वेश्चंस आंसर सेशंस आर डायलॉजिक एंड द पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स, बिल्कुल सही। ट्यूटोरियल ग्रुप डायरेक्ट टीचिंग का ही पार्ट है। प्रोजेक्ट वर्क, लैबोरेटरी, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर द एक्शन बेस्ड एंड द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। तो 36 का क्या हुआ, दोनों का दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलें। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर डायनेमिक अप्रोच टीचिंग मींस, डायनेमिक अप्रोच ऑफ टीचिंग का क्या मतलब होता है, टीचर शुड बी लेक्चर बेस्ड, है लेक्चर बेस्ड थोड़ी डायनेमिक टीचिंग हुआ, टीचर शुड बी एनर्जेटिक। तो टीचर एनर्जेटिक है, ये अप्रोच मेथड तो नहीं हो सकता। टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, ये बात ठीक है, बट ये अप्रोच नहीं है। कह रहा है स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, हाँ ये एक मेथड हो सकता है कि उसको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम कुछ ना कुछ सिखा दें, तो ये तो बात हो सकता है। नेक्स्ट ये देखिए आंसर डी, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद द इंटरैक्टिव स्टेज। देखिए 3 स्टेज होते हैं अपने पास, कौन कौन से स्टेज होते हैं सर, प्लानिंग स्टेज होता है, एग्जीक्यूशन स्टेज होता है, और आफ्टर द इवैल्यूएशन स्टेज होता है, मतलब इवैल्यूएशन स्टेज होता है। 3 स्टेज होते हैं, हाँ जी सर। तो बोला इंटरैक्टिव स्टेज जो क्लास के दौरान काम होता है वो क्या काम है, तो सबसे पहला बोला प्लानिंग ऑफ द लेसन, नहीं सर ये तो टीचिंग के पहले का काम है ना, तो सबसे पहले ए वाला हटाइए, तो ए वाला हट गया, ए वाला हट गया। बोला डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स, हाँ ये बात हो सकता है, बिल्कुल सही, तो बी होगा। चलिए तो बी वाला किस में है, देखिए तो बी किसी में है सर, बी में सी और डी कॉमन है, बी तो एक ही में, तो आंसर 2 हो गया। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बी सी और डी आंसर हो गया। चलिए प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज और इवैल्यूएशन फेज, जिसको हम लोग प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, इंटरैक्टिव फेज बोलते हैं और पोस्ट एक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है, गिवन 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन सिंक्रोनमस मोड बोथ टीचर एंड लर्नर्स आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। क्या बात कर रहे हो सर, सिंक्रोनमस मोड होता है जहां पे ऑनलाइन लाइव आप पढ़ाता है टीचर, जैसे मैं अगर आपको लाइव पढ़ाता तो वो हो जाता है सिंक्रोनमस मोड, तो ये तो गलत हो गया सर, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ट्यूटर्स इन ऑनलाइन स्पेस डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो पार्शियलिटी एंड स्पीड फास्टनेस टुवर्ड्स नॉलेज, ये बात भी सही है कि सर इसके पास जब ऑनलाइन टीचर होते हैं उसको पार्शियलिटी करने का मौका नहीं मिलता है,
बात तो सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, है ना। आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आइए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। कह रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट्स हॉलिस्टिकली अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन, इन ऑर्डर टू डेवलप स्टूडेंट को डेवलप करने के लिए हॉलिस्टिकली मतलब ओवरऑल टीचर शुड एम्फसाइज, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? तो बोल रहा है सब्जेक्ट नॉलेज पे सिर्फ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा रिमेडियल क्लासेस ऑफ स्लोअर लर्नर्स, सर ये तो है ही, इसको देना ही, इसके साथ साथ और भी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल, ये तो करना ही है। हमको जो मेन ध्यान देना है आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलॉन्ग विद द वैल्यू एजुकेशन, इसमें तीनों का तीनों ऊपर वाला आ गया, तो आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? करिकुलम के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही है सर? देख लीजिए, बताइए तो फटाफट जल्दी से बताइए सर। चलिए आइए, क्या कह रहा है? अ करिकुलम शुड बी मॉडिफाइड रेगुलरली, बात तो सही है सर। हमेशा अगर करिकुलम एक जैसा रहेगा तो पढ़ने में मजा नहीं होगा, तो इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? करिकुलम शुड हैव थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ओनली, नहीं ये गलत हो गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। बी किसमें जी? काट दीजिए इसको, बी एक ही में, ये उड़ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है करिकुलम शुड हैव डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ कंट्री, हाँ बिल्कुल संवैधानिक होना भी चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद क्या है? करिकुलम शुड बी मेड एज पर द नीड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी सही है। तो ए भी सही, सी भी और डी भी सही। चलिए ए, सी और डी सही, मतलब ई तो गलत ही होगा। देखते हैं, करिकुलम शुड बी टीचर, हाँ टीचर सेंट्रिक थोड़ी होना चाहिए, तो टीचर के लिए क्या मतलब है? हमको स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। तो चलिए ए, सी, डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन की बात कर रहा है। देखिए असर्शन क्या बोलता है, कह रहा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, है ना जी सर, बात समझ में आई? जी सर, ये क्या है फालतू, हाँ जी क्या बोल रहा है? तो एबिलिटीज इन स्टूडेंट, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट, बिल्कुल सही, क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की बात ये कर रहा है। अब बोल रहा है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज आर डेवलप्ड रोट लर्निंग, ऐसा थोड़ी है, रोट लर्निंग के लिए क्या था? नहीं ये बिल्कुल गलत है सर, ए सही और आर गलत हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग अ टीचर एडेड द मटेरियल वर्ड यानी कि डॉक, पीपीटीज, ई कंटेंट ऑन ई प्लेटफॉर्म विच ऑप्शन द स्टूडेंट वुड चूज। देखिएगा जब ऑनलाइन की बात हो जाए, डॉक्यूमेंट की, पीपीटी की, ई कंटेंट की, तो उस सिस्टम को बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस, ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन, बिल्कुल सही, क्लासरूम में टीचर को तो गेट कीपिंग का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है भाई साहब, सब कुछ उन्हीं को देखना पड़ता है, तो ये बात तो सही है। कह रहा है एवरी टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ द स्टूडेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, नहीं बिल्कुल नहीं, इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड नहीं, तो पहला सही दूसरा गलत, बात सही है, हाँ जी सर, पहला सही और दूसरा गलत। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर लर्नर सेंटर्ड, तो लर्नर सेंटर्ड क्या है? प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल है, चॉक एंड टॉक नहीं, ये नहीं, ये तो सर ट्रेडिशनल मेथड है, तो बी वाला हटा दीजिए, बी और ये भी हट गया। अब बचा सी, डी और डीई, तो सी पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं। सी क्या? लेक्चर ऑडियो विजुअल मेथड, नहीं सर, ऑडियो विजुअल लेक्चर तो कभी हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी एंड ई। आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा कि डी और ई में क्या है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और सिमुलेशन और रोल प्लेइंग, ये क्या है सर? लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए डी और ई आंसर हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 चलिए सर, क्या इन लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर्स, लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट में टीचर का क्या रोल है? अब देखिए, कह रहा रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक एंड यूटिलाइज डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, बिल्कुल सही बात है, यही तो सही हो गया, क्या हुआ कि नहीं? रिकॉग्नाइज दैट ऑल लर्नर्स आर यूनिक, ये आपको बात देखना है कि हर लर्नर क्या है? यूनिक है, और उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट टीचिंग स्टाइल से आपको करनी चाहिए, बाकी तो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में
दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए क्या है, कह रहा है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आर ड्राइवन बाय रिवॉर्ड्स एंड प्रेज। बिल्कुल सही, जो बाहर से मोटिवेशन है, जैसे छोटे बच्चों को देखना आप, कभी कभी क्या होगा, बच्चा हम लोग ऐसे बोले बेटा बेटा लो चॉकलेट लो, हम जाओ पढ़ने जाओ, आज हम तुमको 20 रुपए दे रहे हैं। ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट है बाहर से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, कह रहा है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट एंगेज विद द सब्जेक्ट फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन इट ब्रिंग्स। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से मोटिवेट होते हैं और वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं। तो दोनों का दोनों बात क्या कर रहा है सर, दोनों का दोनों बात तो सही कह रहा है। तो आंसर इज हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाइए, कह रहा है which aspect indicate to be the most relevant decision making process according to the Kohlberg theory of moral development। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में उन्होंने बोला कि हाउ द चाइल्ड अराइव्स एट द कंक्लूजन, कोई भी एक बच्चा कैसे कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसकी बात इन्होंने कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव टीचिंग एंड टेस्टिंग मस्ट गो टुगेदर। बिल्कुल सही, इफेक्टिव होने के लिए जब आप पता चला आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हो, बच्चे को समझ ही नहीं रहा है, तो आपको टेस्टिंग भी करनी जरूरी है। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके बाद आप भी इसको एक बार रिवाइज करोगे, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। हाँ जी सर, तो ये क्या बोला, दोनों साथ में चल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कह रहा फीडबैक डज नॉट फॉर्म एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव। क्या बात कर रहे हो सर, फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका सर, आपका इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट का। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत, थर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपके लिए खुशखबरी कि सर आपका ये टीचिंग खत्म हुआ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, क्या यूजिंग LMS सर, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस ICT, हाँ ये भी है, चॉक एंड टॉक सर ये कभी नहीं है, सी तो गया, तो सी हटा दो, सी किसमें, सी इसमें हटा दो, स्वयं प्रभा, हाँ ये भी है, तो A B और D आंसर हो गया दूसरा, और यही हो गया क्या आपका आंसर। हाँ लीजिए जी, आपके टीचिंग के 50 क्वेश्चन हो गए पूरे। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे और अच्छे से खुद से बनाएंगे, ठीक है। वीडियो चलाते वक्त आप इसको, मैंने जब क्वेश्चन बताया ना, तो वहां स्टॉप कर लीजिए, पहले खुद से बनाइए, तब नीचे जाके आंसर देखिए, आपको फायदा होगा, इस बात की श्योरिटी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो आपको फायदा होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में रिसर्च के साथ, और आज ही की इवनिंग में आपको मिल जाएगा जी इंटरनेशनल बिजनेस के 50 क्वेश्चंस, है ना जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।